Assalamu alaikum, welcome back to Vertical Classes. My name is Oas. Today we are going to start chapter number 4 of our syllabus telecommunication JKP Constable. Electricity is our fourth chapter. इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है। जो भी लेक्चर्स अभी तक हमने डिलीवर किए हैं, 2 लेक्चर्स, जो चैप्टर 1 था हमारा रेडियो कम्युनिकेशन, वो आप हमारी ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। हमारी ऐप है वर्टिकल क्लासेस। प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए वर्टिकल क्लासेस, डाउनलोड कीजिए और एक्सेस कीजिए फ्रीली दोनों लेक्चर्स का, जिससे हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। और जो ये वाला लेक्चर, ये भी आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उनकी PDF दोनों लेक्चर्स की भी अवेलेबल हो, और इस लेक्चर की भी अवेलेबल वहीं पे होगी PDF। सो लेट अस बिगिन विथ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना है, दैट मीन्स चार्ज किसका, व्हाट इज चार्ज, इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं एक कंडक्टर के थ्रू, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, सिमिलर है इलेक्ट्रिक करंट भी। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई लेटर से। ये होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का मूव फ्लो होना एक पॉइंट या कंडक्टर में ओवर टाइम, किसी टाइम के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किसी टाइम के ऊपर कंडक्टर के थ्रू, उस टाइम हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उस कंडक्टर में। इसको हम डिनोट करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है मेजरमेंट का, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। हम बोलेंगे, जब हम देखेंगे कहीं पे लिखा होगा, किसी भी एलिमेंट पे लिखा होगा 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, आपका स्विच होगा 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, दैट मीन्स ये एम्पियर डिनोट कर रहा है इसके अंदर 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो सकती है। उसके अलावा नहीं, 5 एम्पियर वाला 5 एम्पियर तक होगा। सो इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिवाइस है मेजरिंग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एम मीटर। एम मीटर होता है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करेंगे करंट मेजरमेंट में, एक्चुअली हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए कंडक्टर के थ्रू पर सेकंड। जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा करंट, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उतनी ज़्यादा करंट, जितना लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स लो करंट। इसकी फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम आई से इलेक्ट्रिक करंट डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, वायर क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कूलम्ब्स में मेजर करते हैं, और टी इन सेकंड्स। सो that completes our electric current. Electric current is flow of electric charge through a conductor over time. Now we have two types of electric currents. हमारे पास 2 किस्म की इलेक्ट्रिक करंट्स है। पहली है डायरेक्ट करंट। व्हाट इज डायरेक्ट करंट? ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होना, उस टाइम हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन डायरेक्शन। ज़्यादातर बैटरीज में देखा जाता है, और सम कुछ पावर सप्लाईज हमारे पास होती है जो कि हमें DC करंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अब इसके बाद कहीं पे आपने सुना DC करंट, आपको समझ आना चाहिए कि दिमाग में कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, वो एक ही डायरेक्शन में है और उनका एक ही मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में डिपिक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इस साइड से है और यहाँ से डायरेक्ट करंट, यहाँ से टाइम है, तो डायरेक्ट करंट का ये ग्राफ है। 5 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो ये देखिए 5 एम्पियर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, ओवर द टाइम पीरियड पास हो रहा है, मगर 5 ही एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसके बाद दूसरा जो टाइप है, जो नेक्स्ट टाइप है, वो है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में सिंपली जब मैग्नीट्यूड सेम ना रहे और डायरेक्शन चेंज होती जाए, रिवर्स डायरेक्शन हो, तो उस टाइम हम बोलेंगे AC करंट। हमारे घर में जो करंट आती है ये होती है AC करंट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 to 60 हर्ट्ज़ की होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उस करंट की 50 to 60 हर्ट्ज़। अगर हम बात करें इसकी ग्राफ की, ये देखिए, ये आपको मैंने पिछली बार भी बोला, इसे हम साइक्लिक वेव फॉर्म, दैट मीन्स करंट इन साइक्लिक वेव फॉर्म में फ्लो होती है AC करंट में। वहाँ पे हमने देखा DC में स्ट्रेट फ्लो होती है, एक ही मैग्नीट्यूड पे, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन एक, इस वक्त यहाँ पे पॉजिटिव हाफ में है, दूसरे हाफ में नेगेटिव हाफ में जा रही है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। साइक्लिक फॉर्म में चेंज भी एम्पलीट्यूड हो रहा है और डायरेक्शन भी, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब हमारी इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब देखिए, अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से, और इसका SI यूनिट भी वोल्ट V से ही डिनोट होता है। वोल्टेज इज एक्चुअली, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक्चुअली ये एक फोर्स है, ये एक पुश है, ये एक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रही है ताकि आप मूव करो एक कंडक्टर के थ्रू
सो दैट कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो। ये एक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए कंडक्टर के थ्रू, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को हम पुश बोलते हैं। एक्चुअली ये पुश होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक कंडक्टर के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 9 वोल्ट बैटरी है, दैट मीन्स ये 9 वोल्ट्स का पुश दे रही है, 9 वोल्ट्स का इलेक्ट्रो पोटेंशियल पुश दे रही है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। इसके बाद दूसरी टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उनके ऊपर एक अनदर फोर्स एक्ट करता है। ये भी एक फोर्स है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिव फोर्स, जो कि अपोजिंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के खिलाफ। उनके अपोजिट जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादातर होती है मटेरियल्स किन, इसको हम डिनोट करते हैं ओम से, इसे हम ओम बोलते हैं। इस ये ऐसा यूनिट है इसका ओम। मटेरियल जो कि मटेरियल्स विथ हाई रेजिस्टेंस हो गए, लाइक हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अपोजिशन उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही मुश्किल से फ्लो होते हैं। वो है रबर। रिस्ट्रिक्ट रबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स जीरो करंट, इनमें जीरो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। रिस्ट्रिक्ट द करंट फ्लो। वाइल कुछ हमारे पास ऐसे भी मटेरियल है जिनमें रेजिस्टेंस है मगर कम है, लाइक कॉपर हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट को ईजी फ्लो करवाता है। हमारे पास एल्युमिनियम है, बहुत सारे मेटल्स हैं, सिंपली मेटल्स में ईजिली फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। नॉन मेटल्स में कहीं नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यहाँ पे आप सिंपली याद रखिए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस रबर में है, लोएस्ट रेजिस्टेंस कॉपर में है। यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह मैंने यूज़ किया है। इसके बाद हमारा एक फेमस लॉ आता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसे हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ एक्चुअली हमारी रिलेशनशिप बोलता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन्हीं तीन टर्म्स का जो हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों टर्म्स की रिलेशनशिप ये एक ओहम्स लॉ डिस्क्राइब करता है। इन तीनों टर्म्स की रिलेशनशिप, और इन तीनों टर्म्स की रिलेशन ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू होता है I डिवाइड बाई R। दैट मीन्स कि करंट प्रोपोर्शनल दैट मीन्स करंट कितनी फ्लो होगी एक कंडक्टर के थ्रू, वो डिपेंड करेगी कितनी वोल्टेज आप दे रहे हो, कितनी वोल्टेज आप, कितना पुश ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा करंट। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जितनी अपोजिशन होगी किसी कंडक्टर में उतनी कम वोल्टेज होगी, जितनी वोल्टेज कम उतनी इलेक्ट्रिक करंट कम। सिंपली ये इन्वर्स रिलेशन होती है वोल्टेज को रेजिस्टेंस के साथ, और करंट को भी, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिक करंट कम। सो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम करंट कम, और जितनी वोल्टेज कम होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि अपोजिशन ज़्यादा होगी। सिंपल है, ये आपने पढ़ा होगा। मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि जो टर्म्स आपने पढ़ी है वो मुझे पहले ही पता है क्या क्या आपने पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा है वहाँ पे मैं थोड़ा आहिस्ता से पढ़ाऊँगा, और वहाँ पे हम डीपली डिस्कस करेंगे जो रिक्वायरमेंट है हमारी। इसके बाद हमारी जो अगली टर्म है वो है फैक्टर्स। कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। एक है वोल्टेज, जितनी ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज होगी। अगर रेजिस्टेंस उस टाइम कांस्टेंट होनी चाहिए। हायर रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वोल्टेज कम होगी और करंट भी कम। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड है। मटेरियल कैसा है, लाइक कॉपर, सिल्वर, वो ज़्यादा फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो करने में उसको ज़्यादा अलाउंस देते हैं। ये दो चीज़ें, कॉपर और सिल्वर, ये दो मेटल्स के थ्रू करंट फ्लो ज़्यादा होती है। अगर हम अदर चीज़ें देखें, लाइक रबर, वो एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा चीज़ है, ऐसा मटेरियल है जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, अपोजिशन इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिशन ज़्यादा होती है, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है कंडक्टर के थ्रू। यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में दो डायरेक्शन है, एक है ये वाली डायरेक्शन और दूसरी है ये जो हम ये एरोज में जो दिख रही है। यहाँ पे एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ए भी हमारा एक कंडक्टर है, वो कनेक्ट है हमारी बैटरी सोर्स, पावर सोर्स, पोटेंशियल सोर्स, वोल्टेज सोर्स की से कनेक्टेड है, जो कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। दैट मीन्स फ्लो ऐसे हो रहा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इसके अपोजिट है, जो कि कन्वेंशनली हमें जो आमतौर पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है। बट इलेक्ट्रॉन्स का जो कि है नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डायरेक्शन है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन। दैट मीन्स इनकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो याद रखना, आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। सो आपका आंसर होना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स का इसका रिवर्स है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट्स ऑफ करंट, वो मैंने आपको पहले ही बोला था। मेजरमेंट ऑफ करंट हम किससे करते हैं? हमारे पास स्पेशल डिवाइस है एमीटर, उसको हम सीरीज़ में सर्किट के साथ कनेक्ट करके वहाँ उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं और हम मेजर करते हैं कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई। एमीटर की जो रीडिंग होती है, डिफ्लेक्शन उसकी इस नीडल की होती है, जितनी डिफ्लेक्शन होगी जिस पॉइंट पे होगी वहाँ पे हम देखते हैं कितना फ्लो ऑफ करंट हो रहा है एक सर्किट के अंदर या किसी कंडक्टर के ऊपर। इसके बाद है पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर किसे कहते हैं? ये होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इन सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई या प्रोड्यूस हुई, उसे हम बोलते हैं पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका जो फार्मूला होती है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। कितनी वोल्टेज फ्लो हुई और कितना करंट फ्लो हुआ, मल्टी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, उसको हम बोलते हैं पावर। और स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, उसको भी हम पावर बोलते हैं। इससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के जो यूनिट्स है, मेजरिंग यूनिट्स, वो है वाट्स, डब्ल्यू से इनको डिनोट करते हैं। ये डिनोट करता है पावर, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। अब हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे। एनर्जी इज अ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी ओवर टाइम। इलेक्ट्रिसिटी ने कितनी वर्क डन की, इलेक्ट्रिक चार्ज ने कितनी वर्क डन की ओवर टाइम स्टुपलेटेड टाइम में कितनी वर्क डन की इलेक्ट्रिक चार्ज ने, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स है जूल और किलोवाट आवर। किलोवाट आवर प्रैक्टिकल यूजेज के लिए जो हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं किलोवाट आवर्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, पावर का है वाट। याद रखिए वहाँ पे सिंपल पूछा जाएगा, पावर का ऐसा यूनिट वाट और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जूल। सो कमर्शियल जो हाउस होल्ड में यूज़ होता है वो है किलोवाट आवर। सो हमारा जो कमर्शियल यूजेज है वो होता है किलोवाट हाउस में हमारी बिल आती है। अपने बिल देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे लिखा होता है किलोवाट आवर्स, कितने किलोवाट आवर्स अपने खर्च किए इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के। इसके बाद दूसरी टर्म है 9 करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितनी पास हुई पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में। क्रॉस सेक्शनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके थ्रू कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हुई, उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको हम जे लेटर से डिनोट करते हैं। उसकी फार्मूला आती है जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए, वायर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई इज इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो हुई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। करंट डेंसिटी हम मेजर करते हैं एम्पियर्स पर स्क्वायर मीटर। इसकी यूनिट्स हैं एम्पियर्स पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स है। सो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर हैव सेवरल नोटेबल इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे नोटेबल जो कि हम देखते हैं अपने आसपास, इनके बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से, जिनको हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में या जो लाइफ थ्रेटनिंग भी चीज़ है वहाँ पे भी देखते हैं। प्राइमरी इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट के वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी करंट इफेक्ट लिखे हैं मैंने। जो पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जो पहला इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपको सभी को पता होगा, 8th क्लास 9th 10th में पहला ही आता है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट के थ्रू फ्लो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है। बिकॉज वाई हीट प्रोड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की अपोजिट एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता है। जहाँ पे जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फ्लो स्टॉप होगा और वहाँ पे हीट जनरेट होगी उस मटेरियल में, उसे ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। और उसके ऊपर हमारा एक फेमस लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये लॉ है, उसने इसको डिस्कवर किया इस लॉ को। उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज जूल्स लॉ, उसने क्या कहा है, हीट कितनी जनरेट होगी किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इन कंडक्टर कम द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम। क्या बोलता है जूल साहब, बोलता है कि हीट जनरेटेड किसी कंडक्टर में कितनी हीट जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बरक्स होगी, किसके अप्रोप्रिएट होगी। प्रोडक्ट जब हम मल्टीपल करेंगे उस करंट की स्क्वायर को उसकी रेजिस्टेंस के साथ और टाइम फ्लो के साथ, कितनी टाइम में फ्लो हुई, उसे हम बोलेंगे जूल्स ऑफ हीटिंग। उसको हम डिनोट करते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो जब हम इसे फर्दर लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे उसका वैल्यू 1 लिया है, सो इसने लिखा है H, हमने लिखा है यहाँ पे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स। दैट मीन्स इसका यूनिट है
जूल एनर्जी कितनी फ्लो हो रही है। सो I is equal to current, R is resistance in ohms, D is time in seconds, I is current in amperes. So Joule's law is equal to H is equal to I square RT, याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है इसको। सो हम मूव ऑन करेंगे जूल्स लॉ के बाद। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशंस। आपके घर में हीटर्स है, टोस्टर्स है, आपके घर में आयरन्स है, जो कि जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, इस्त्री बोलते हैं उसको, आयरन है। और वायर द हीट प्रोड्यूसर इज यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग और कुकिंग। हीटर्स में हम कुकिंग के लिए हीट यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें हमारी इलेक्ट्रिक आयरन्स की, वहाँ पे हम कपड़ों को, जो कि है कपड़ों को प्रेस करने में यूज़ करते हैं। सो कहीं पे इनका यूज़ होता है बल्ब्स में भी। इनकैंडिसेंट बल्ब्स जो हमारे पास थे, जो कि आपने देखे होंगे, जिनके अंदर फिलामेंट होता है, वो हीट जनरेट करके लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, जो कि एलईडी लंप से पहले जो हमारे पास लंप्स थे। इसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, ये जनरेट करता है करंट, जो क्या करती है, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। अब कहाँ पे यूज़ होती है इसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिस, जो मैग्नेटिस, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कंडक्टर के ऊपर, वहाँ पे जो मैग्नेट बनता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसका यूज़ है, ट्रांसफार्मर्स में यूज़ है। वायर मैग्नेटिक इफेक्ट इज एसेंशियल, क्योंकि उनके ऑपरेशन के लिए उनकी ये यानी दैट मीन्स उनकी जो वर्क करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या मोटर्स या ट्रांसफार्मर के लिए एसेंशियल है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट का वहाँ पे होना। इसके बाद और एक तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। आपने देखा होगा जब हम लिक्विड में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा के हम मेटल को, प्योर मेटल रिफाइन करते हैं, प्योर मेटल को हम अटाइन करते हैं फ्रॉम, आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम एक्चुअली प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में। जहाँ पे एक लिक्विड होता है, उसके अंदर दो हमारी रॉड्स होती हैं, एक होती है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, जहाँ पे एक पे होता है प्योर मेटल, दूसरे पे इम्प्योर। इलेक्ट्रिसिटी पास करके, और लिक्विड जो उसका लिक्विड मीडियम होता है वो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके वही वहाँ पे और एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है केमिकल इफेक्ट, उस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। सो वहाँ पे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल, लाइक इन बैटरीज यूज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद और एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर एप्लीकेशंस में, जो टाइप 3 की है, एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज या प्योरीफाई मेटल, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हमें कोई प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल चाहिए, वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। कहीं पे किसी इंसान के जिसका माइंड सेट ठीक ना हो, जो कि जिसे हम मैड बोलते हैं, पागल इंसान बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। ये भी इसका एक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं हम किसी इंसान के नर्व्स या मसल्स के थ्रू। अगर कोई इंसान पागल हो या किसी इंसान को शॉक लग जाता है, उस टाइम भी उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, मर भी सकता है इंसान या इंजरी हो सकती है। वो और एक इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट का ही पार्ट है, बट उसका और एक इफेक्ट है। मेडिकल यूज में यूज़ होता है एप्लीकेशन उसकी, मेडिकल थेरेपी और पीस मेकर जो हार्ट में डाला जाता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज होती है। और एक टॉपिक जो हमारा इसके बाद है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स जो कि इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली करने देते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होती है, उस चीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं। बिकॉज वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि रेडीली मूव करते हैं उस कंडक्टर में, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। वो चीज़ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है सिंपली। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा पास होगा और उसकी अपोजिशन कम होगी। कंडक्टर्स में यही प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होती है बिकॉज वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है। एग्जाम्पल है कंडक्टर्स में हमारे पास कॉपर, एलुमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, ये हाईली कंडक्टिव एलिमेंट्स है, जिनके थ्रू हाईली कंडक्टिव मेटल्स है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आराम से पास होती है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं, इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में। इलेक्ट्रोलाइटिस में भी पास होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिस भी एक कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि साल्ट वाटर, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि उसके पास होती है आयन्स जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एप्लीकेशंस कहाँ पे, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, केबल्स में कंडक्टर्स का यूज़ होता है, और अदर कंपाउंड्स जो कि सर्किट में हमें यूज़ होते हैं, लाइक स्विचेस, कनेक्टर्स, और जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो चीज़ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं,
इंसुलेटर्स है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते। एग्जाम्पल हमारे पास है रबर एट्सेट्रा बहुत सारी। बट वजह क्या है, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं फ्लो हो रहे, दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जब अपोजिशन ज़्यादा हो तब करंट ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो जाती है। सो ब्लॉकेट बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन मेटल्स, कंडक्टर में हमारी एग्जाम्पल आई थी मेटल्स, यहाँ पे नॉन मेटल्स जैसे कि रबर, प्लास्टिक, गिलास, वुड, ये कॉमन एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स की, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप है इसकी पहले इसकी और एक टाइप को डिस्कस करते हैं। सिरेमिक्स एंड आयर, ये दो चीज़ें हैं जो कि इंसुलेटर एक्ट करती है। आपने देखा होगा, कहीं भी आपने देखा, जो कि हमारा इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिक, जो ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर जो आपने गोल टाइप का इंसुलेटर देखा होगा वो सिरेमिक्स का बना होता है। या आपके नेबर हो, दैट मीन्स आपके एटमॉस्फेयर में ड्राई एयर हो रहा है फ्लो, वहाँ पे भी ड्राई एयर भी एक्ट करता है इंसुलेटर, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वहाँ पे। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन इसकी एप्लीकेशन है, यानी कि कोटिंग होती है इन इंसुलेटर्स की कोटिंग होती है कंडक्टर्स के ऊपर। आपके घर में जो तार है उसके ऊपर जो कोटिंग है वो होता है इंसुलेटर उसके अंदर जो होता है वो होता है कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है इलेक्ट्रिक करंट, बट इंसुलेटर आपको प्रोटेक्ट करता है। सो ये इंसुलेटर्स प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे और एक्सीडेंट्स से बचा जाए। ये इंसुलेशन मटेरियल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में सेफ्टी इंश्योर करता है। इसके बाद और एक टाइप है हमारा कंडक्टर्स का, इनको बोलते हैं सेमी मीन्स हाफ कंडक्टिविटी। ये बिटवीन लाई करते हैं बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। दैट मीन्स कि सेमी कंडक्टर्स आर दोज सबस्टेंसेज जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती है। सो इंसुलेटर्स आर दोज सबस्टेंसेज, पढ़ा हमने इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल फ्लो नहीं होने देते, कंडक्टर फ्रीली अलो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अब तीसरा टाइप सेमीकंडक्टर, जो जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान। सेमीकंडक्टर्स हमारे ऐसे कंपाउंड हैं सच एज गैलियम आर्सेनाइड, प्योर एलिमेंट्स सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी को मॉडिफाई किया जाता है, इनके अंदर इन मेटल्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है ताकि ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं। ये हमारी बहुत सारी डिवाइस में यूज़ होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दो सबस्टेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बोली। मैं यहाँ पे चीज़ों को जल्दी करवा रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें आपको ये नॉलेज में आ चुकी है, आपने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी अपने लोअर क्लास में, और जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए वहाँ पे भी आपने ये कहीं ना कहीं टॉपिक्स थे वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी होंगी वहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्डर्स, व्हाट आर सोल्डर्स एंड व्हाट इज़ फ्लक्स, ये दो चीज़ें आपके लिए नई है। टाइप्स ऑफ सोल्डर एंड फ्लक्स, सोल्डर क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है, ये एसेंशियल मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटल वर्कर्स में। इसकी वजह, इन दोनों चीज़ों की वजह से हम चीज़ों को, कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। सोल्डर और फ्लक्स की वजह से हमारे पास बहुत किस्म के सोल्डर और फ्लक्सेस है, जिसके लिए जो कि यूजेज होती है हमारी अप्लायंसेस में, जो भी हमारे कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए फिगर्स दो लाई है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस शॉप पे गए होंगे जहाँ पे कोई मैकेनिक बैठा होगा, इलेक्ट्रिशियन, जो कि आपके कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़राब हुआ, चाहे मोबाइल फ़ोन, घर में इलेक्ट्रिक आयरन ख़राब हुई, आपके पास इलेक्ट्रिक केटल, बोटल, इलेक्ट्रिक कुकर, राइस कुकर ख़राब हुआ, जब आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं तो उसके हाथ में आपने देखा होगा, जब वो सर्किट बोर्ड के ऊपर कनेक्शंस को कंबाइन कर रहा होता है, वो उसके हाथ में दो चीज़ें होती हैं। एक ये पेंसिल टाइप, ये देखिए ये पेंसिल टाइप का है, और उसके दूसरे हाथ में ये एक रॉड स्मॉल जो आपको लग रही होगी, ये एक ये एक मेटल है, आपको दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं सोल्डर। और जो है ना ये एलिमेंट, ये इसकी वजह से ये हीट अप करके इसको ये मेल्ट करवाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक कनेक्शन उसको ये फिर कंबाइन करें, ये ज्वाइन करते हैं फिर। यही जो ये एलिमेंट है जो कि सोल्डर, इलेक्ट्रिकल सोल्डर है, जो कि इसको हेल्प करता है इस मेटल को मेल्ट होने में, ताकि कनेक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हम सोल्डर। ये जो ये होता है ये वायर, इसको सोल्डर कहते हैं। इसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ सोल्डर्स। कितने टाइप के हैं सोल्डर? लेड बेस्ड सोल्डर, लेड मेटल होता है किसी सोल्डर में, लेड बेसिक मेटल होता है, ज़्यादा परसेंटेज उसकी होती है, तब हम बोलते हैं लेड बेस्ड सोल्डर है। सिंपली आपने समझा, सोल्डर एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में हमें यूज़ होता है।
कंपोजर ऑफ जो कि सोल्डर है, लेड बेस्ड सोल्डर, इसमें है मिक्सचर ऑफ टिन मेटल है, आपको पता ही है, लेड और टिन मेटल का कॉम्बिनेशन बन के हमारा लेड बेस्ड सोल्डर है। इनका रेशो है 6:40 और 63:37, इसके रेशो में ये पाए जाते हैं लेड बेस्ड सोल्डर में। मेल्टिंग पॉइंट इसका है, जिस पॉइंट पे ये मेल्ट होता है 183 डिग्री सेल्सियस। जब ये मेल्ट होता है ये इजीली फ्लो होता है और ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स या कनेक्शंस बनाता है हमारे सर्किट बोर्ड के ऊपर, और इसके हैज़ अ गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं सोल्डर को, इस मेटल को, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी हाई है, दैट मीन्स ये फ्लो कर देता है। फिर इसके थ्रू जहाँ पे भी ज्वाइन हम कोई दो वायर्स करेंगे, यूज़ करेंगे सोल्डर, वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी का इजीली फ्लो हो जाता है, दैट मीन्स हाईली कंडक्टिव है। कॉमनली इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट इस टाइप लेड बेस्ड सोल्डर को हम आज फेज आउट किया है, दैट मीन्स इसको यूज़ कम होता है। इसके बाद है लेड फ्री सोल्डर यूज़ किया गया है, जहाँ पे लेड यूज़ नहीं होगा। सोल्डर बना है, वो वायर बनी है, कनेक्टिंग वायर बनी है, बट विदाउट लेड। इस लेड फ्री सोल्डर में लेड नहीं होता है, बट लेड के बदले हम टिन, सिल्वर और कापर कॉमनली यूज़ होता है इस प्रोपोर्शन में 96.5, 3% और 5%। ऑफनली इसको हम बोलते हैं SA-C3O5, इसे ऑफनली SA-C3O5 कहा जाता है। इसे हम लेड फ्री सोल्डर कहते हैं। आपको माइंड में रखना है कि सोल्डर टिन की कितनी परसेंटेज है, सिल्वर की कितनी है और कापर की कितनी है। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 217 to 221 डिग्री सेल्सियस। हायर ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी लेड बेस्ड सोल्डर के ऊपर देखा था कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 183 है, यहाँ पे 183, यहाँ पे 217 to 221 पे टेम्परेचर रखना पड़ता है, ताकि ये मेल्ट हो जाए और फिर कनेक्ट करे हमारे जो कंपोनेंट्स है जिसको हमें ज्वाइन करना है, वहाँ पे उनको ज्वाइन करें। इसके बाद हमारा और एक टाइप है, इसके बाद ये देखिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, टॉक्सिक नहीं है जितना कि लेड टॉक्सिक होता है। ऑफनली इसको हम हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है कि मेल्ट हो जाए, और विच में सिट्रस द हीट सेंसिटिव कंपोनेंट। इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो हाई टेम्परेचर है, अगर हम कोई दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे और एक कंपोनेंट्स हो सकते हैं उस सर्किट बोर्ड पे हो जिनको हाई टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता हो, ये इसका एक प्रॉपर्टी इशू है। इसके बाद हम इसकी यूजेज देखते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे, वाइडली यूज़ होता है, कंज्यूमर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल रेगुलेशन, लाइक इसकी जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस widely used in consumers electronics due to environmental regulation like restriction of hazardous substances. दैट मीन्स कि इसका यूजेज ज़्यादातर कंज्यूमर इसका यूजेज क्यों करते हैं, क्योंकि लेड इसमें नहीं है, लेड टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि एक हैजार्डस सब्सटेंस है, इसी की वजह से इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, अक्सर इसी सोल्डर का यूज़ होता है, लेड फ्री सोल्डर का। इसके बाद है सिल्वर सोल्डर। यहाँ पे सिल्वर मेटल प्रेजेंट होता है, उसके साथ मिक्सचर होता है कॉपर का और अदर मेटल का, बट टिपिकली इसमें लेड नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी बहुत हाई होता है, वेरी करता है, बिकॉज यहाँ पे 2-3 मेटल्स कंबाइन होते हैं, उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है, बट इसका ज़्यादातर हाई होता है दैन लेड बेस्ड सोल्डर। इसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि हमें ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है ये सोल्डर। हाई स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स बनाते हैं हम इसकी वजह से, और इसका कॉस्ट है हाई, बिकॉज यहाँ पे हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। सिल्वर एक मेटल है जिसका हाई कॉस्ट है। इसका भी यूज्ड इन हायर टेम्परेचर एप्लीकेशन लाइक ज्वेलरी मेकिंग एंड प्लम्बिंग, जहाँ पे हमारी दैट मीन्स के हाई टेम्परेचर रिक्वायर हो, वहाँ पे हम इसका यूजेज करते हैं। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सोल्डर है, वो है रोजिन कोर सोल्डर। रोजिन कोर सोल्डर ये या लेड बेस्ड होता है और लेड फ्री विथ कोर फिल्ड विथ रोजिन फ्लक्स। इसमें रोजिन फ्लक्स कोर में बड़ा होता है। और रोजिन फ्लक्स, अभी तक आपने सोल्डर देखा, सोल्डर भी एक टाइप का मटेरियल है जो कि हमारे कनेक्शन का जोड़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में कनेक्शंस को जोड़ते हैं। फ्लक्स भी एक मटेरियल है जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जोड़ने में। वो भी मैंने नीचे फिगर लाई है, आप देखेंगे रोजिन तो आपको याद आएगा, उस इलेक्ट्रिशियन के पास एक छोटा सा जो कि है तो वासनील का डब्बा जैसा लग रहा होगा आपको, वो भी अवेलेबल है, उसी चीज़ को हम फ्लक्स कहते हैं। वो साइड में उसका रखा होता है जहाँ पे वो सोल्डर रॉड होती है, हीटिंग रॉड होती है, जो कि फिर सोल्डर को मेल्ट करती है। साथ में उसके पास एक छोटा सा, जैसे आपको पॉलिश का डब्बा देखा होगा, उसके पास भी एक पॉलिश का छोटा सा डब्बा, उसमें कुछ वैसनील टाइप का मटेरियल होता है, उसे हम रोजिन, उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। अब उसकी एक टाइप होती है रोजिन फ्लक्स। रोजिन कोर सोल्डर में कोर के अंदर रोजिन फ्लक्स होता है। ये लेड बेस्ड भी हो सकता है, लेड फ्री भी, बट कोर में उसके अंदर फ्लक्स भरा होता है। द बिल्ट इन फ्लक्स की वजह से क्या होता है, ये जल्दी क्विकली हेल्प करता है
कंप्लीट करने में कनेक्शंस को, ताकि इसकी वजह से जो कि एज इट हेल्प्स रिमूव ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग सोल्डरिंग। ऑक्सीडेशन जब होती है, जब वो मेटल बनता है ऑक्सीडेशन के साथ, जो अनवांटेड चीज़ होती है उसको हम ये रिमूव करता है ये फ्लक्स। ऑफनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स वायर फ्लक्स इज नीडेड टू इंश्योर गुड बॉन्ड। ये ज़्यादातर रोजिंग कोर सोल्डर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें फ्लक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्लक्स यूज मटेरियल ऑलरेडी बीच में फ्लक्स कोर में होता है। सो ये वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज़ होता है रोजिंग कोर सोल्डर। इसके बाद है फिफ्थ एलुमिनियम सोल्डर। एलुमिनियम सोल्डर एक स्पेशल टाइप ऑफ सोल्डर है जहाँ पे एलुमिनियम मटेरियल का यूज़ होता है। टिपिकली इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, मिक्सचर ऑफ जिंक, एलुमिनियम और सिलिकॉन, इन 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है। यूज्ड स्पेशली फॉर एलुमिनियम कंपोनेंट्स एंड वायर्स। एलुमिनियम कंपोनेंट्स और वायर्स को अगर हमें जोड़ना होगा तो हम उस टाइम किसे यूज़ करेंगे, एलुमिनियम सोल्डर का यूज़ करेंगे। इसके बाद है फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। पहला फ्लक्स है रोजन फ्लक्स। फ्लक्स आपने पढ़ा, ये भी मटेरियल है, ज्वाइन करने के लिए हमें यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। इसको कहाँ से हम ऑब्टेन करने, यहाँ पे ये फिगर देखिए, याद आया होगा, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन के पास, जब अपने मोबाइल ख़राब हुआ होगा या कोई भी चीज़ घर में गए हो गया इलेक्ट्रिशियन के पास, वहाँ पे उसके पास ये एक जो कि पॉलिश का डिब्बे के टाइप का होता है, उसमें ये जो मटेरियल होता है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है इसको हम फ्लक्स कहते हैं। ये जो रोजिन फ्लक्स है ये एक पाइन ट्री के सैप से हम डिराइव करते हैं। ऑफनली यूज्ड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है और कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव एंड ड्राई। जब ये सूखा होता है तब ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं करवाता। इससे इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेफ होते हैं रोजिन फ्लक्स की वजह से। कॉमनली हम इसे बहुत सारी डिवाइस में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम जहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। सो रोजिन फ्लक्स में रिक्वायर क्लीनिंग ड्यूटीज रेसिड्यू, जो कि बचा कुचा रेसिड्यू होगा वो आपने देखा होगा, वो जब किसी कंपोनेंट्स को ज्वाइन करवाते हैं वो इलेक्ट्रिशियन, साथ में एक साइड से वो रॉड जो लीड लाती है शोल्डर की, जहाँ दूसरी साइड से मेल्टिंग रॉड जो शोल्डर को मेल्ट कर रही होती है, तीसरी साइड से वहाँ पे रखा होता है ये रोजिन। उससे वो थोड़ा सा उठा लेते हैं, उसी रॉड से वही पे कनेक्शन पे वो लगा लेते हैं ताकि उससे जल्दी मेल्टिंग हो जाए और कनेक्शन बन जाए क्विकली, ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए जहाँ पे भी इसको ज्वाइन करना होगा कोई भी कंपोनेंट। इसके बाद है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, जो कि वाटर में, पानी में सॉल्युबल होगा, मिल सके, घुल जाए पानी में, उसको हम बोलेंगे वाटर सॉल्युबल फ्लक्स। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एडिटिव्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स या एडिटिव्स जो कि डिजॉल्व होते हैं पानी में, दे आर मोर एक्टिव दैन रोजिन फ्लक्स। रोजिन फ्लक्स से वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वाटर सॉल्युबल फ्लक्स आर दोज फ्लक्सेस जो कि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या एडिटिव्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल फ्लक्स। ये एक्टिव होता है ज़्यादा रोजिन फ्लक्स से, जिसकी वजह से क्लीनिंग अच्छी होती है। ऑक्सीडेशन के बाद जो मेटल बनता है वहाँ पे उसको रिमूवल के लिए यूज़ होता है उसकी वजह से, और ये इंश्योर करता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। रिक्वायर्स थ्रू क्लीनिंग आफ्टर सोल्डरिंग टू रिमूव एनी रेसिड्यू। इसके लिए जो वाटर सॉल्युबल फ्लक्स है इसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है रिमूव करने के लिए, ताकि जब सोल्डरिंग ख़त्म हो जाए प्रोसेस, तो उसके बाद जो रेसिड्यू आसपास जो होगा उस कनेक्शन के एरिया के आसपास, वहाँ पे हमें क्लीनिंग की ज़रूरत है अगर हम वाटर सॉल्युबल फ्लक्स का यूज़ करें। इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लम्बिंग में, स्पेशली इन पोस्ट सोल्डर क्लीनिंग इज़ पॉसिबल। पोस्ट सोल्डर क्लीनिंग, जब सोल्डरिंग हो जाए उसके बाद जो क्लीनिंग यूज़ होती है वहाँ पे हम वाटर सॉल्युबल फ्लक्स का यूज़ करते हैं। नो क्लीन फ्लक्स, इसके बाद और एक टाइम है नो क्लीन फ्लक्स। ये एक लो रेसिड्यू फ्लक्स होता है जो कि माइल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का बना होता है, कम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसकी वजह से कम ही रेसिड्यू वहाँ पे रहता है जहाँ पे हमें ये कनेक्शन ज्वाइन करने होते हैं सोल्डरिंग के साथ। इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम साफ़ करें, ये ईजी होता है बाकी चीज़ों से और फास्ट जल्दी क्विकली काम करता है, बट इफेक्टिव ज़्यादा नहीं होता है फॉर हैवीली ऑक्सीडाइज्ड सरफेसेस के ऊपर जहाँ पे हाईली ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे वाइडली यूज़ करते हैं जहाँ पे क्लीनिंग वुड भी डिफ़िकल्ट, उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे क्लीनिंग मुश्किल से होती है क्लीनिंग। इसके बाद और एक फ्लक्स है, उसका नाम है एसिड फ्लक्स। एसिड फ्लक्स किस टाइप फ्लक्स को बोलते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ताकि ऑक्सीडेशन को ये बहुत क्विकली रिमूव करे, बट इसकी वजह से कोरोजन होता है, और जिसकी वजह से कोरोजन की वजह से हमारी कुछ सेंसिटिव कंपोनेंट्स है तो कोरोजन वहाँ पे ये कोरोजन करवाता है। उन चीज़ों की वजह से हमारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में वो भी क्लीन नहीं होते, उसकी वजह से उनका भी डैमेज हो जाता है। इसका यूजेज हमारी प्लम्बिंग और मेटल वर्क में है, ज़्यादातर इसे हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ कोरोसिव नेचर एसिडिक फ्लक्स की। सो हमने देखा 5 टाइप्स ऑफ सोल्डर्स और 4 टाइप्स ऑफ फ्लक्स। इससे कंप्लीट हो रहा है हमारा जो पार्ट है टाइप्स ऑफ फ्लक्स और सोल्डर और फ्लक्स।
सिंपली पूछा जा सकता है आपका सोल्डर और फ्लक्स क्या है। अगर टाइप में पूछा जाएगा एसिडिक फ्लक्स में क्या होता है, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, या पूछा जा सकता है आपको ये इससे पहले जो हम नॉन क्लीन फ्लक्स वो किसके लिए यूज़ होता है, क्या इंग्रेडिएंट्स है उसमें, वाटर सॉल्युबल फ्लक्स में कौन सी चीज़ें हैं, रोजिन किससे हम ऑब्टेन करते हैं, एल्युमिनियम सोल्डर में क्या होता है। सिंपली इनको आपकी कंपोजिशन याद रखनी है और डेफिनेशन आपने जान ली सोल्डर और फ्लक्स दो कंपोनेंट्स से जो कि हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कनेक्शंस कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इसके बाद हमारा है और एक टॉपिक दैट इज़ just a second, that is AC सर्किट्स। सो हम डिस्कस करेंगे अब AC सर्किट्स किसे हम कहते हैं। नाउ व्हाट इज AC सर्किट। अगर हम देखेंगे AC सर्किट, अभी तक हमने ऊपर पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ करंट, AC करंट और DC करंट। DC करंट में हमने देखा डायरेक्शन एक ही रहती है और मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है, वाइल एज AC सर्किट जो है, AC करंट जो है उसमें कंटिन्यूसली उसका पीरियडिकली चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ AC सर्किट्स आर दो सर्किट जहाँ पे यही AC करंट फ्लो होगी, उन्हीं सर्किट्स को हम AC सर्किट बोलेंगे। और जो वेव फॉर्म, जिस वेव फॉर्म में करंट फ्लो होती है उसे हम साइनोसाइडल वेव फॉर्म बोलते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ AC सर्किट। यहाँ पे हमारा पहला जो टाइप है AC सर्किट का, ये है हमारी AC सर्किट की वेव, अल्टरनेटिंग वेव, जो आपने देखी इससे पहले भी। देखिए इसका मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर पीक तक पहुँच के फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर से लोवेस्ट पॉइंट तक पहुँच के फिर से सेकंड हाफ में नेगेटिव हाफ में जाके फिर से वापस पॉजिटिव हाफ में आ रही है। ये देखिए पॉजिटिव हाफ में फिर से इंक्रीज़ हो रही है। ये वेव फॉर्म इसे हम बोलते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म और AC करंट वेव फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AC सर्किट। AC सर्किट की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले चैप्टर में बोला, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। साइकिल्स मीन्स 360 डिग्री। ये एक साइकिल होता है वेव का। अगर हम इसको डिटैच करेंगे, इस साइकिल को हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको बनाएंगे वेव फॉर्म में। अगर इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे ये फिर से वापस ही साइकिल बनेगा। यही नंबर ऑफ साइकिल्स मीन्स इज इक्वल टू व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। जितने ये साइकिल्स एक सेकंड में ये वेव निकालेगी वही इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। AC सर्किट में भी यही फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते हैं। अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती है। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में AC फ्रीक्वेंसी जो हमारी AC करंट की है वो 50 हर्ट्स से, याद रखना ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जो यहाँ की जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स। वाइल इन अदर कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में ये 60 हर्ट्स होती है। जस्ट लाइक इन US या EU यूरोपियन यूनियंस जो है, यूरोपियन नेशंस, वहाँ पे 60 हर्ट्स होती है AC वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी के बाद है एम्पलीट्यूड भी आपने पिछली बार पढ़ा, एक वेव का पीक वैल्यू फ्रॉम द बेस टू द टॉप। पिछले वाले जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे भी हमने देखा फ्रॉम द बेस टू द टॉप जो वेव फॉर्म है, इसका जो यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड। फिर टाइम पीरियड भी आपने देखा, टाइम कितना लेगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एक वेव कितना टाइम लेगी एक साइकिल को कंप्लीट करने में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों हम लेते हैं, RMS वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं। देखिए DC करंट जो है वो वेव फॉर्म, DC करंट हमने देखा उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। सो अगर हम कोई डिवाइस ऑपरेट करें तो हमें एक ही वैल्यू पे से ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्मॉल मोटर है, अब मुझे उसे चलाना है, वो सिर्फ 5 एम्पियर पे चलेगा। अगर मैं DC दूंगा तो डायरेक्टली 5 एम्पियर पे ही चलेगा, क्योंकि DC का एक ही मैग्नीट्यूड, एक ही वैल्यू होता है। करंट का वो सेम मैग्नीट्यूड पे विद टाइम पास हो जाता है, बट मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है, 5 वैल्यू ही मिलेगा उसको अगर हम DC करंट देंगे। बट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आपने देखा अल्टरनेटिंग करंट में वेव फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होता है, ये एक ही वैल्यू पे नहीं होता है। इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो चेंज होते हैं कंटिन्यूसली होते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक वैल्यू होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर जाके मैक्सिमम पहुँचेगा, फिर से डाउन हो जाएगा, फिर नीचे जाके सेकंड वेव नेगेटिव पोर्शन में फिर से लोवेस्ट आ जाएगा, फिर से अप आ जाएगा। दैट मीन्स कि AC वेव फॉर्म में जो AC करंट की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। अगर मुझे इसी मोटर को चलाना होगा, अब मैं AC वेव फॉर्म दूंगा, बट AC वेव फॉर्म
कभी 5 यूनिट तक पहुँच जाएगी, 5 एम्पीयर तक पीक वैल्यू यहाँ पे, फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। हमें एक वैल्यू पर्टिकुलर नहीं मिलेगा जिसके लिए हम इसे ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँगा मुझे 5 एम्पीयर का मोटर को वर्क कराना है, आपको एसी वेव फॉर्म दी है। मैं बोलूँगा आपको कितने वेव फॉर्म मतलब किस लेवल की वेव फॉर्म चाहिए ताकि मुझे कंटिन्यूअसली 5 एम्पीयर ही करंट ड्रा हो जाए इस डिवाइस में, इस मोटर में। सो एसी में क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू क्यों हम लेते हैं, हम इन्हीं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके उनका मीन निकालते हैं, मीन को उसके बाद अंडर रूट निकाल के हम एक इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं। इन सारे वैल्यूओं का एक ही इफेक्टिव वैल्यू मीन, जो आपने एवरेज पढ़ा है किसी चीज़ का, जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं श्रीनगर टू पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तक आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली गाड़ी में 40 किलोमीटर नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल आप 40 से घर से निकले, बाई विद टाइम आपका चेंज होता जाएगा 40-30, फिर मैं आपको लास्ट में बोलूँगा आपकी स्पीड क्या थी, मतलब ओवरऑल आप बोलिए कितनी स्पीड, मतलब एवरेज में कितनी स्पीड, आप उसका सम निकाल के कितनी टाइम्स स्पीड चेंज हुई डिवाइड करोगे, जितना भी आपने वैल्यूज़ दी उनका डिवाइड करके। जैसे कि आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, आप एवरेज में मुझे बोलोगे 45 किलोमीटर पर आवर थी। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू चाहिए जो कि इस मोटर को वर्क कराए, इसीलिए हम लेते हैं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं हम इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल अब हमें करंट का निकालना हो तब मैं करंट के वैल्यूज़ लूँगा, फिर उनका रूट मीन, पहले उनका वैल्यूज़ का स्क्वायर करूँगा, फिर उनका मीन लूँगा, फिर अंडर रूट करके जो वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसे हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। एट द एंड मुझे इन सारे वैल्यूज़ का एक ही वैल्यू चाहिए। ये हम करंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज में। ये एक एसी सर्किट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना। सिंपली आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसे कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस और करंट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वोल्टेज है एसी में, V1 V2 V3। अब एक मोटर को मुझे ऑपरेट करना है, बट मुझे एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, इन तीनों का एक ही वैल्यू जो कि इफेक्टिव काम करे मुझे उस मोटर को वर्क करने में। मैं V1 V2 लूँगा, फिर आरएमएस वैल्यू इनका निकालूंगा, फिर मैं इनका आरएमएस वैल्यू निकालूंगा। देखो मैं कैसे लिखूँगा, वी आर एम एस, फिर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, फिर V3 स्क्वायर, 3 बार ये आए, फिर डिवाइड बाई इनका 3 जैसे एवरेज निकालता है, फिर अंडर रूट करके मुझे यहाँ पे देखिए, फिर अंडर रूट यहाँ पे मैंने अंडर रूट किया है, उनका वैल्यू निकालेगा, वही होगा मुझे इफेक्टिव वैल्यू। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सर्किट। नाउ व्हाट इज टाइप्स, हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं एसी सर्किट के। एसी सर्किट में पहला ही हमारा टाइप है प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। एक ऐसा सर्किट जहाँ पे ओनली रेजिस्टेंस हम उस सर्किट में यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये सर्किट है, ये जो वोल्टेज है इसे हम बोलते हैं एसी फॉर्म वोल्टेज, एसी फॉर्म। ये साइनोसाइडल दैट मीन्स साइन वेव फंक्शन यूज़ हुई है मैथमेटिक्स की, ताकि हम साइन वेव फॉर्म जनरेट करके, जो कि एसी हमारी इसी टाइप की होती है, ये हम यूज़ करते हैं इस सर्किट में। यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर यूज़ हुआ है, ये हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये सर्किट सिंपल है। प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट वो सर्किट होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस, हम सिर्फ रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं सर्किट में। इट हैज़ ओनली रजिस्टर होता है सिर्फ इस सर्किट में। यहाँ पे क्या चीज़ होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, करंट और वोल्टेज की रिलेशन क्या है। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, मीनिंग दे रीच देयर पीक वैल्यूज एट सेम टाइम। करंट और वोल्टेज ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग का डीप कंसेप्ट है यहाँ पे। ये जब हम पूरे सर्किट वेव फॉर्म पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगा ये इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ क्या होता है। फिर भी आई विल ट्राई कि यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये याद करवाऊँ कि आपको याद रखना है एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं दूंगा आपको, 2 लड़के रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 मिनट पे यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 बजे, शाम के 5 बजे निकले रेस करने। अब इसका वैल्यू, ये इनकी स्पीड चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इनकी क्वालिटी क्या है, मतलब क्वालिटी मतलब ये इसकी कितनी एनर्जी है और इसकी कितनी एनर्जी है, ताकि ये रेस जीत पाए। रेस एट द एंड एक ही बंदा जीतेगा दोनों में से। अगर ये 5 बजे रेस करने निकले तो दोनों में से एक ही बंदा रेस जीतेगा। बट अगर ये टाई होगा, उस टाइम टाई के टाइम ये दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। वही मतलब यहाँ पे समझिए आप, एक है करंट, दूसरी है वोल्टेज और करंट इन फेज है, लास्ट में ये इकट्ठे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स अगर वोल्टेज ने 90 डिग्री पे पीक हासिल किया, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पे बराबर 230 वोल्टेज आई हमारी कोई किसी डिवाइस में, उसी 90 डिग्री पे भी करंट मैक्सिमम आ जाएगा। इसीलिए इनको कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज पीक वैल्यूज़ अटेन करते हैं एक ही टाइम पे, एक ही एंगल पे ये पीक वैल्यूज़ अटेन करते हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। पावर कंजप्शन इसमें बहुत सारी होती है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है। रजिस्टर आपने पढ़ा, ये अपोजिशन करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा। जहाँ पे ये स्टॉपेज करता है उसका, वो फिर इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ डिसिपेट हो जाती है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट।
सो पावर टाइम के साथ चेंज होता जाता है। इसका एवरेज जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव है रहता है पावर का, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन पावर का होता है, सो इसलिए पॉजिटिव एवरेज वैल्यू होता है। यूजेज कहाँ पे है हमारी इस टाइप ऑफ सर्किट, कहाँ पे आप देखोगे आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप कहाँ पे देख रहे हो कि एसी सर्किट है, उसमें रजिस्टर यूज़ किया गया है। आपके घर में कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल हीटर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपके पास एसी करंट आता है थ्रू ट्रांसफार्मर्स, आपके पास घर में लगा होता है सर्किट में, दैट मीन्स वायर्स के साथ कनेक्ट होता है एक हीटर, एक या इनकैंडिसेंट बल्ब, या आपके पास घर में गीज़र लगा होता है, वो भी एक प्योरली रेजिस्टिव है। वहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है ताकि हीट जनरेट करके आप बॉयल कर सकते हैं, आप कुक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लाइट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एसी सर्किट का प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट यूज़ होता है। ये भी पूछा जा सकता है घर में आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स में विच टाइप ऑफ एसी सर्किट इज यूज्ड। एग्जाम्पल नीचे दिया होगा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और आरएलसी, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन। अब वो हम आगे देखेंगे। सो आपको टिक मारनी है, घर में हम प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट यूज़ करते हैं। इसके बाद है प्योरली इंडक्टिव। इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, पहले हम देखेंगे इंडक्टिव क्यों वर्ड आया। इंडक्टिव बिकॉज ऑफ एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, उसे हम कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? ये एक कंपोनेंट है जो स्टोर करता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो स्टोर करता है एनर्जी, मगर किस फॉर्म में ये करता है? स्टोर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है। अब आप नीचे देखिए, मैंने इसकी फिगर भी लाई है, इंडक्टर कैसे होता है। ये देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप इंसुलेटेड वायर एक लेंगे, उसको आप इस शेप में, इसको हेलिकल शेप भी आपने पढ़ा होगा, सोलेनॉइड 12th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, सोलेनॉइड, या किसी अगर 10th के भी इसमें स्टूडेंट है उनने भी देखा होगा कहीं पे, अगर हम एक वायर लेंगे फिर उसको ऐसे मोड़ेंगे इस फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। इसी इंडक्टर ये क्या काम करता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराते हैं, इसमें एनर्जी सेव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, जब इलेक्ट्रिक करंट, आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी कॉइल में, तो वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स ये इंडक्टर सेव करता है एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको याद रखना है, इंडक्टर ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करती है एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एसी सर्किट कौन सा सर्किट है? सिंपली वो सर्किट जो जिसमें सिर्फ इंडक्टर यूज़ हुआ हो। यहाँ पे आप देखिए इंडक्टर यूज़ हुआ हो, उस सर्किट को प्योरली, जहाँ पे इंडक्टर यूज़ हुआ हो उस सर्किट को हम बोलते हैं, जिसमें एक ही कंपोनेंट होगा इंडक्टर, उसे हम बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। अब हम देखिए यहाँ पे करंट और वोल्टेज की क्या रिलेशन है। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर करंट 90 एंगल 90 पे उसका पीक वैल्यू करंट का आया यहाँ पे, बट जब ये 90 पे अचीव करेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसका 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू, 90 डिग्री पे इसने अटेन किया करंट ने 5 एम्पियर। वोल्टेज जब ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा, फिर एसी फॉर्म में कंटिन्यूसली चेंज होता है करंट, जब ये वापस आ जाएगा डाउनवर्ड, पीक वैल्यू अटेन करके डाउनवर्ड वापस आ जाएगा, तो तब ये 90 डिग्री पार होके फिर वोल्टेज अपना फिर वोल्टेज की वेव आएगी, वो 90 डिग्री पे अपना अचीव करेगा। इसके बाद लैग मतलब इसके पीछे, दैट मीन्स इसके बाद करंट पहले अचीव करेगा, ये वोल्टेज पहले अचीव करेगा फिर करंट करेगा। यहाँ पे लिखा है करंट लैग इज बिहाइंड द वोल्टेज पे 90 डिग्री। दैट मीन्स वोल्टेज पहले अचीव करता है 90 डिग्री पे वैल्यू पे अपना मैक्सिमम पीक वैल्यू, फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट आएगा जब ये 90 एंगल पे होगा। फिर जब 90 पार हो जाएगा वोल्टेज, फिर करंट की वेव फॉर्म आई अटेन करेगी अपना वैल्यू। सो दैट मीन्स कि हाफ क्वार्टर पास करके, वेव का हाफ क्वार्टर, ये क्वार्टर पास जब हो जाएगा वोल्टेज का, तब करंट की वेव फॉर्म अपना कंप्लीट करेगी मैक्सिमम वैल्यू। पावर कंजप्शन यहाँ पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इंडक्टर में पावर कंजप्शन? वाई? बिकॉज मैंने आपको बोला इंडक्टर ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो जब एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो यूजेज क्या हो जाएगी? नथिंग, जीरो। सो नो रियल पावर इज कंज्यूम्ड ऑन एवरेज बिकॉज एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड। देन फिर वो जब स्टोर होती है ये वापस सर्किट को वापस देता है। इसकी एग्जाम्पल कहाँ पे है? ट्रांसफार्मर। अब आपको एग्जाम्पल बोलेंगे ट्रांसफार्मर में कौन सा एसी सर्किट है। ज़्यादातर जितना मुझे लगता है डीप इतना नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको एप्लीकेशंस में पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर में कौन सा टाइप का एसी सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव। सो आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ट्रांसफार्मर में प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, या कॉइल्स, या इंडक्टर इन एसी सर्किट में जो इंडक्टर होता है एसीज में, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। इसके बाद है प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। अब कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो स्टोर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है कैपेसिटर। इंडक्टर भी स्टोर करता था, फिर ये वापस देता था सर्किट को, बट इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कैपेसिटर स्टोर करेगा एनर्जी बट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी को स्टोर करेगा। ये याद रखिए, ये आपने देखा होगा बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में ओपन किया होगा
ओपन किया होगा, कोई भी इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर ओपन किया वहाँ पे भी लगा होगा, या रेडियो ओपन किया होगा, देखा होगा। तो इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट की रिलेशन, वोल्टेज और करंट की रिलेशन ये है, करंट लीड्स, करंट इस वक्त पहले पीक वैल्यू अटेन करती है इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पहले ही करंट अचीव करती है 90 पे अपना मैक्सिमम वैल्यू, फिर इसके बाद वोल्टेज अपना अचीव करती है मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप है हमारा दैट इज़, अब यहाँ पे पावर कंजप्शन, यहाँ पे भी पावर कंजप्शन जीरो हो जाएगी। क्यों? रियल पावर कंज्यूम नहीं होगा, नो रियल पावर इज कंज्यूम्ड, बिकॉज यहाँ पे भी एनर्जी सेव है इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये फिर सर्किट को वो वापस देता है। अब एग्जाम्पल है इसकी कैपेसिटर इन पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट इन एसी फिल्टर। ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, पावर फैक्टर, द पावर फैक्टर क्या चीज़ होता है। आप दूसरी एग्जाम्पल याद रखिए, अगर इसको आप सिंपली याद रखिए, पावर फैक्टर करेक्शन में, पावर फैक्टर करेक्शन में कैपेसिटर यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत डीप कंसेप्ट है पावर फैक्टर का। सो आप सिंपली आई थिंक आप इसको अवॉइड ही कीजिए, ये आप याद मत ही रखिए। आप रखिए याद, एसी फिल्टर्स जो होते हैं, फिल्टर्स घर में लगे होते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी उसका एसी, दैट मीन्स एसी करंट उनके थ्रू पास हो जाती है। फिल्टर्स आप दिमाग में रखिए, फिल्टर्स में यूज़ होता है प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। इसके बाद हमें पढ़ना है चौथा टाइप जो है इसी सर्किट का, आरएल सर्किट। ये इंपॉर्टेंट सर्किट है आरएल। जब तीनों कंपोनेंट्स का यूज एक ही सर्किट में हो, उसे हम बोलते हैं आरएल सर्किट। सो जब तीनों सर्किट, दैट मीन्स तीनों कंपोनेंट्स, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जब तीनों का यूजेज होगा एक सर्किट में जब तीनों चीज़ें होंगी, उस टाइम हम बोलेंगे इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से इसका नाम पड़ा है आरएल सर्किट। अब इनमें क्या रिलेशन है करंट और वोल्टेज की? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन आर एल एंड सी वैल्यू। इनकी जो फेज डिफरेंस, दैट मीन्स अटेन कब करेंगे ये अपना पीक वैल्यूज, करंट और वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइसेस है। सो ये डिपेंड करेगा इन डिवाइसेस की वैल्यू क्या है। आपने रजिस्टर लगाया है 5 ओम का, आपने इंडक्टर लगाया है 5 एल का, इंडक्टेंस उसकी 5 है, और कैपेसिटर है 6 सी का, दैट मीन्स कैपेसिटेंस उसकी 6 यूनिट्स है। सो वो डिपेंड करेगा इस वोल्टेज कब अचीव होगी और कब करंट पीक वैल्यू लाएगा, वो इनकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर नहीं बोला है, लैग या लीड करती है। तो सो सिंपली आपको याद रखना है 4 सर्किट्स है, ए प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और आरएलसी सर्किट। एसी के 4 टाइप्स ऑफ सर्किट है। एसी, व्हाट इज एसी सर्किट? वो सर्किट जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, और हमारे पास 4 टाइप के, फिर उनकी कंपोनेंट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड और आरएमएस वैल्यू, उनको डिस्कस करके फिर आपको ये याद रखना है हमारे पास 4 टाइप ऑफ सर्किट्स है। और इनकी एग्जांपल जो है आरएल सर्किट की, वो ट्यूनर सर्किट, रेडियो होते हैं ना आपके घर में, जिनका वो ट्यूनर होता है, वो नॉब जिसको आप रोटेट करते हैं, मैकेनिकल नॉब। फिल्टर्स होते हैं आपके घर में, ऑसिलेटर्स होते हैं, वहाँ पे इनका यूज़ होता है आरएलसी सर्किट्स का। यूजेज पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब होते हैं पावर्स। एसी सर्किट में डिफरेंट टाइप ऑफ पावर। अब देखिए, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? पावर एक ऐसा पावर दैट मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, उसे हम पावर कहते हैं। पढ़ा होगा आपने एनर्जी बाय टाइम। सो इंस्टेंटेनियस पावर ऐसा पावर है जो वेरी करता है ओवर टाइम एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाई? बिकॉज आपको पता है वैल्यू चेंज होता जाता है एसी का। पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है, फिर जो ये नीचे वाला इसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था। सो इसका वैल्यू वेरी होगा बिकॉज आपकी वोल्टेज और करंट का वैल्यू, एसी करंट और वोल्टेज का वैल्यू चेंज होता जाता है। सो दैट इज़ वाई इंस्टेंटेनियस पावर वो पावर होता है जो हम एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल, आप अभी जा रहे हैं साइकिल पे, अब आप 2 साइकिल पे चल रहे हैं, हम बाज़ार में। अब मैंने आपको कॉल की, फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को कॉल की, वो साइकिल के ऊपर है, मैंने फ़ोन किया, हेलो भाई कहाँ पे है? वो बोलेगा, फॉर एग्जांपल वो चल रहा है, अब मैं उसको बोलूँगा भाई इस वक्त क्या है आपकी स्पीड? फॉर एग्जांपल उस साइकिल का स्पीडोमीटर है, वो बोलेगा उसको मुझे उस टाइम, फॉर एग्जांपल जितनी उसकी स्पीड होगी ना उस टाइम, उस इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड होगी उस टाइम, वो एक्जैक्टली वही वैल्यू मुझे बोलेगा। उसी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सिमिलरली पावर में होता है यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जब पावर यूजेज हो रही हो सर्किट में, मैं चेक करूँगा मीटर पे कितना पावर यूज़ हो रहा है, उसी टाइम पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टाइम के साथ ये वेरी करता है। इसके बाद है रियल पावर। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट मेजर्ड। जो रियल पावर होता है जो इसने अब एवरेज में, अब हम इन्हीं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का फॉर एग्जाम्पल पहले अभी 5 मिनट पहले इसका पावर था P1, फिर 10 मिनट के बाद P2, फिर P3, फिर हम टोटल में इसका एवरेज देखेंगे। इन एवरेजेस का जब हम इसका एवरेज देखेंगे, हमारे पास एक ही इफेक्टिव वैल्यू आएगा, उसको हम रियल पावर बोलेंगे।
करेंगे। जस्ट लाइक ए रेजिस्टिव सर्किट, रियल पावर जो होता है वो हीट कंज्यूम होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया। इसको हम मेजर करते हैं वाट्स में इसे मेजर करते हैं। इसके बाद है रिएक्टिव पावर, पावर एसोसिएटेड विद द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर में जो पावर स्टोर हो वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, जो स्टोर हो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव। इसको याद रखना, वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव, इसकी यूनिट यही है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR। एपेरेंट पावर, इसके बाद है एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर होता है जो हमें दिख रहा है। सो व्हाट इज़ रिएक्टिव पावर, हम डिस्कस कर रहे थे वोल्ट एम्पियर्स। अब इसके बाद हमने देखा एपेरेंट पावर। व्हाट इज़ एपेरेंट पावर? एपेरेंट पावर होता है जैसे कि आपने फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, एपेरेंट इमेज। एपेरेंट मतलब दिख रहा है ये ऐसे है, बट वो रियलिटी में वैसे नहीं हो रहा है, या वैसी फिगर नहीं है जैसे आपको दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं एपेरेंट पावर। सिमिलरली यहाँ पे भी है, इसे डिनोट करते हैं एस से। ये होता है द टोटल पावर इन सर्किट, टोटल पावर इन ए सर्किट। फिर a combination of real and reactive power measured in वोल्ट एम्पियर। अब ये रियल पावर देखिए, ये जो अपेरेंट पावर होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ा, एक रियल पावर फिर हमने पढ़ा रिएक्टिव पावर। रियल पावर बिकॉज ऑफ रेजिस्टर होता है, और रिएक्टिव पावर बिकॉज ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से जो पावर सर्किट में होगा उसे हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। इनकी जब कॉम्बिनेशन होती है वो उसे हम कहते हैं अपेरेंट पावर। वो होता है टोटल पावर बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर। उसको मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर्स में, और उसको लिखते हैं हम SVRMS। दैट मीन्स उसका भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, उनका भी इंस्टेंट वैल्यूज़ होगी, फिर उनका हम इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल के हम एक पर्टिकुलर एक अपेरेंट पावर निकालेंगे। फिर है और एक पॉइंट यहाँ पे इम्पीडेंस। इसी सर्किट में इम्पीडेंस क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा रजिस्टर में जो अपोजिशन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो कंपोनेंट होता है वो है रजिस्टर, प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC करंट और फ्लो ऑफ DC करंट। यहाँ पे सिमिलरली इम्पीडेंस, एक AC सर्किट में हम इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस क्या है? ये अपोजिशन टू द करंट इन AC सर्किट। AC सर्किट में क्यों इम्पीडेंस यूज़ किया गया? वहाँ पे रेजिस्टर ही नहीं होगा एक AC सर्किट में। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल हीटर है, आज का डिजिटल हीटर, वहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर कॉइल ही नहीं होती है, नीचे उसका सर्किट बोर्ड होता है, उसमें कैपेसिटर भी होगा, उसमें इंडक्टर की यूजेज भी होगी। सो वहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं अपोज करेगी, वहाँ पे इंडक्टर की भी अपोजिशन होगी अपनी, उसको हम बोलेंगे इंडक्टर। वो देखेंगे हम आगे, उसके क्या बोलेंगे, कैपेसिटर की भी अपनी अपोजिशन होगी फ्लो ऑफ करंट को, रेजिस्टर भी अपोजिशन देगा करंट को। तो उनकी जब हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन दैट मीन्स रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। आप देखिए यहाँ पे जब ये अपोजिशन हो हम बोलते हैं AC सर्किट में, हम बोलते हैं इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होती है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। आप देखिए यहाँ पे आया रिएक्टेंस, अब आपको ये रिएक्टेंस में समझाऊंगा। रिएक्टेंस आपको मैंने अभी बोला रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर अगर आपको सर्किट में बोला गया, दैट मीन्स आप दिमाग में रखना है कि वहाँ पे उस सर्किट में इंडक्टर होगा और इंडक्टर के साथ साथ प्लस कैपेसिटर भी होगा। दैट मीन्स उस सर्किट में इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। यहाँ पे सिमिलरली रिएक्टेंस अब क्या होगी, ये भी एक किस्म की अपोजिशन है, ये भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, विच अपोजिट चेंज इन करंट। दैट मीन्स करंट के अपोजिट, ये करंट को चेंज नहीं होने देते हैं, इसकी अपोजिशन करते हैं। ये रिएक्टेंस इज बिकॉज ऑफ दो एलिमेंट्स, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। दैट मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से है, उसको कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। जब ये तीनों मिलेंगे, दैट मीन्स रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस, वो एक AC सर्किट में एक अपोजिशन क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। होपफुली आपको समझ आया होगा। इम्पीडेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, while as reactance is the opposition due to because of two important components, electrical component, that is inductor or capacitor, that produces inductance and capacitance. Just like a resistor produces resistance, similarly inductor produces inductance and capacitor produces capacitance. इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, हमारा जो 5 पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस, कहाँ पे यूज़ होता है। सिंपली AC सर्किट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रही है, आपके रिसीविंग स्टेशन से आ रही है, आपकी सेंडिंग स्टेशन से रिसीविंग से हमारे घर तक पहुँच जाती है, वहाँ पे भी इसका यूजेज है। हाउस होल्ड एप्लियंसेज में, मोस्ट हाउस होल्ड डिवाइसेज AC सर्किट AC पावर पे ही काम करते हैं। AC दैट मीन्स जो पावर आता है आपको घर में वोल्टेज, वो AC होती है, उसका यूज़ होता है फैन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, लाइट्स में, या कम्युनिकेशन सिस्टम आपके घर में है, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो सो सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन थे, आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बोली, इंपीडेंस, रिएक्टेंस, ये इंपीडेंस क्या होती है, प्योरली इंडक्टर, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, जो हमारा इसके बाद टॉपिक है मैग्नेटिक टर्म्स एंड यूनिट्स। बता मैग्नेटिक सो व्हाट इज मैग्नेटिक टर्म्स एंड यूनिट्स। पहले हम जानेंगे मैग्नेट किसे कहते हैं। मैग्नेट एक किस्म का ऑब्जेक्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है आयरन पीसेस, मेटल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। सिंपली ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन को अट्रैक्ट करे या अदर मटेरियल को अट्रैक्ट करे।
एक मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट करता है आयरन को? बिकॉज इसके पास होता है एक किस्म का फोर्स जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, जो इसके अराउंड जनरेट होता है। अगर आपके पास एक मैग्नेट है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है मैग्नेटिज्म के, ये आयरन पीसेज, ये मानो आयरन पीस एक है, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने पास लाएगा, अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ये कोई किसी ये फोर्स दो किस्म का हो सकता है, पुश भी हो सकता है, यानी कि धक्का दे रहा हो, दूर कर रहा हो अपने से, या पुल कर रहा हो। पुल इन केस होगा जब इसके आयरन पीसेज इसके सामने हो, तब ये पुल करेगा। पुश इस टाइम होगा जब इसका दूसरा, सिमिलरली अगर दूसरा मैग्नेट लाया जाएगा तो वो उसको पुश करेगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे पुश फोर्स। बात ये पुश फोर्स डिपेंड करेगा कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो हम नीचे देखेंगे। सो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है आयरन या उसके जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ये चीज़ों को, आयरन को अट्रैक्ट करता है। अब एक मैग्नेट जो है उसके पास दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए ये फिगर, यहाँ पे ये फिगर देखिए, ये एक मैग्नेट है, ये जो बीच में ये जो पोर्शन है ये वाला, ये एक मैग्नेट है, इसके पास दो पोल है। ये है इसका साउथ पोल कहलाया जाता है, इसका साउथ पोल, और ये वाला नॉर्थ पोल। सो मैग्नेट एक सबस्टेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन लाइक सबस्टेंसेस। उसके पास दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अट्रैक्ट क्यों करता है? बिकॉज ये डेवलप करता है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो चीज़ों को खींचती है। मैग्नेट पोल्स एक्सर्ट, ये जो पोल्स है यही एक्सर्ट करते हैं ये फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, एक्सर्ट करता है। किस टाइप के, मतलब किस वे में? लाइक पोल्स रिपल, अगर सेम पोल्स हो, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे इसका साउथ और नॉर्थ पोल है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए दो मैग्नेट्स है, अब कैसे ये रिपल करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, अब हम देखेंगे रिपल, पुश और पुल कहाँ से ये एग्जिस्ट हो रहा है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट बिकॉज द फोर्स कम्स आउट ऑफ नॉर्थ पोल एंड गोज इनटू साउथ पोल। यहाँ पे देखिए मैग्नेट का फोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेट का जो फोर्स है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए ये लाइन्स आउट जा रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है फोर्स, जो मैग्नेट का फोर्स है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मैग्नेट का फोर्स किस पोल से स्टार्ट होता है, नॉर्थ, साउथ और नॉन ऑफ द अबव। आपको आंसर देना है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके जाता है साउथ पोल तक, यहाँ से फिर साउथ पोल में एंटर, ये लूप फिर कंटिन्यूसली होता है। और ये फील्ड की लेंथ, ये डिपेंड करेगा मैग्नेट की प्रॉपर्टी के ऊपर, मैग्नेट कितना स्ट्रेंथ है मैग्नेट की। सो मैग्नेट का जो फोर्स है ये जनरेट होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे देखिए रिपल कैसे होगा, जब हमारे पास दो, ये इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि इसके सिमिलर पोल्स रिपल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ। अगर दो सिमिलर, अगर यहाँ पे और एक मैग्नेट है, इसके भी पोल्स है साउथ और नॉर्थ, अगर ये दो आमने सामने आएंगे साउथ और साउथ, ये रिपल करेगा। अगर नॉर्थ और नॉर्थ आएगा सामने दो मैग्नेट्स का, तब ये रिपल करेगा। अट्रैक्ट किस केस में करेगा? जब अपोजिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैग्नेट है, इसका एक पोल है नॉर्थ और दूसरा साउथ, यहाँ से दूसरा मैग्नेट है इसका नॉर्थ और यहाँ से साउथ, ये तो तब अट्रैक्ट करेंगे। ये इस फिगर में यहाँ पे यही डिपिक्ट हो रहा है कि ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है ये वाला, और ये साउथ पोल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है, फोर्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों को, यहाँ पे ये दो मैग्नेट्स रिपल कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ये रिपल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ पोल भी हो सकता है कहीं पे। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट का आपने जाना एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि आयरन और ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। वाई? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो इसके अराउंड जनरेट होता है। फोर्स कहाँ से जनरेट होता है? मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वो जनरेट करते हैं फोर्स, और फोर्स जनरेट होता है नॉर्थ पोल साइड से। मैग्नेट सेम पोल्स को रिपल करता है, दैट मीन्स जो सिमिलर पोल्स है वो रिपल करेंगे और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैग्नेट का, ये हमने पूरा जाना मैग्नेट क्या है। और अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टर्म्स। मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है, ये जो आपने लाइन्स अभी देखी, मैग्नेट ऐसे था, नॉर्थ पोल से लाइन्स जनरेट हो रही थी, साउथ पोल में खत्म हो रही थी, नॉर्थ पोल में जनरेट, साउथ पोल में खत्म, ऐसी ये दोनों साइड लाइन्स जनरेट हो रही थी। ये जो लाइन्स एक रीजन कवर करेगी, ये जो लाइन्स एक रीजन कवर करेगी, इस रीजन को हम बोलेंगे, इस रीजन जो मैग्नेट के आसपास का रीजन है, इसी रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड वही होता है, रीजन अराउंड इट इज, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जहाँ तक ही पहुँचेगी, ये जो लाइन्स है इन्हें हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जो ये अट्रैक्ट करने की इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड एक, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इसको डिनोट हम बी लेटर से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग
कंडक्टर वायर मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सर्टेड। व्हाट डज दैट मीन? करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स कि अगर हम करंट किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू पास करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक, अगर हम किसी कंडक्टर में करंट पास करेंगे वो अपने आसपास, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी हो सकता है और मैग्नेट के पास भी हो सकता है। सो नाउ हम मूव करेंगे, देखेंगे हम अब आगे। यहाँ पे आप देखिए इसकी यूनिट्स, जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको टेस्ला बोलते हैं। इंटरनेशनल जो SI यूनिट है इसका टेस्ला, और जो CGS है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में, जो CGS सिस्टम है वहाँ पे गॉस बोलते हैं इसे। एक टेस्ला होता है 10,000 गॉस के बराबर, याद रख लेना। इंटरनेशनल जो SI यूनिट है वो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, और एक टेस्ला बराबर होता है 10,000 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन रीजन। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, दैट मीन्स जितनी क्लोज ये लाइनस होगी, ये लाइनस जितनी क्लोज होगी एक मैग्नेट से, जो फोर्स जनरेट होता है जितनी क्लोज होगी उतनी वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो ये पॉइंट यही बोल रहा है हमें, जितनी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कितनी लाइनस ये क्लोज होगी, इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करेगी। देन ए मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? सिंपली ये टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। अगर हमारे पास एक किस्म का एरिया यहाँ पे है, ये मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट ये लाइनस जनरेट कर रहा है, कितनी लाइनस एक यूनिट एरिया में कितनी, एक यूनिट एरिया में कितनी लाइनस पास हो रही है, उससे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया और यूनिट एरिया। सो इसके यूनिट जो है वो है वेबर। वेबर याद रख लेना, SI सिस्टम में इसके यूनिट्स है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटिटीज मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटिफाइज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स यही बोल रहा है कितनी लाइन्स पास हो रही है एक एरिया में, ये डिफाइन करता है मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी लाइन्स पास हो रही है एक यूनिट एरिया में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट करते हैं इस साइन से, इसको हम फाई बोलते हैं, फाई याद रख लेना, फाई साइन से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है। वेबर है इसका SI यूनिट SI सिस्टम में। ये जो इसकी कैलकुलेशन है ये यूज़ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की एक सिग्निफिकेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो हम आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी हम B से ही डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स बोल रहे हैं, कितना फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी इन लाइन्स की अब डेंसिटी है। अभी तक कितनी लाइन्स पार हो रही थी एक यूनिट एरिया में, उस टाइम हम बोलते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डेंसिटी होगी कितनी करीब ये लाइन्स है और कितनी यूनिट एरिया में ये पास हो रही है। सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स डेंसिटी, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है एक यूनिट एरिया से। इसका यूनिट है टेस्ला। एक टेस्ला होता है 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर इसका SI यूनिट होता है। फ्लक्स डेंसिटी हमें बोलता है कितना कंसनट्रेटेड है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनस, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी गिवन एरिया में कितनी ये लाइनस डेंसर है, कंसनट्रेटेड है। ये जो मैग्नेट के पास जो लाइनस होती है इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है, और लाइनस ऑफ फोर्स ये कितनी एक एरिया में डेंसड है, ये डिफाइन करेगा हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद है MMF। व्हाट इज MMF? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे कि आपने पढ़ा पिछली बार, मैंने आपको बोला जो आगे हमने यहाँ पे डिस्कस किया पहले स्टार्ट में, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ी थी हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था ये एक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक कंडक्टर में मूव कराता है। सिमिलरली MMF यहाँ पे होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो कि इक्वलेंट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वोल्टेज के बराबर इन इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे वोल्टेज होती है। यहाँ पे ये ड्राइव करता है मैग्नेटिक फ्लक्स में दीज लाइन्स को ये ड्राइव करता है। सो ये मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो होता है ये सिमिलर टाइप का होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इन मैग्नेटिक पाथ्स में मूव कराता है, उसे हम इन्हें ड्राइव कराता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स। MMF इज जनरेटेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल। ये जब करंट फ्लो करेगी किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वो फ्लक्स लाइनस, उनके पीछे एक फोर्स होगा जो पुश कर रहा होगा इन फ्लक्स लाइनस को, आप पास कीजिए, इन फ्लक्स लाइनस को मूव कराता होगा। उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसकी स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन होती है, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में, डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में ये डिटरमाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये MMF, जितना MMF होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड उस सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में ज़्यादा होगा। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं H लेटर से। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? यहाँ पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये रिप्रेजेंट करता है
उस फोर्स को जो क्रिएट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स फोर्स दैट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन मटेरियल और स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है उस फोर्स को जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ होगा किसी मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल में। इसके यूनिट से एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है करंट और जियोमेट्री ऑफ मटेरियल की जियोमेट्री पे डिपेंड करता है और करंट, बट नॉट ऑन मटेरियल मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किस टाइप का मटेरियल है, बट उसकी जियोमेट्री ऑफ मटेरियल मतलब शेप कैसी है उस मटेरियल की और करंट कितनी फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद है परमेबिलिटी, और एक टर्म है इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं। म्यू परमेबिलिटी बोलता है ये मेजर करता है हाउ इजीली अ मटेरियल कैन सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ। दैट मीन्स कितना एक मटेरियल सपोर्ट करेगा, मतलब ये बनने देगा एक मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप में। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है उसको हमें मैग्नेट बनाना है, वो कितना इंसिस्ट करेगा कि मुझे मैग्नेट बनना है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे परमेबिलिटी। ये अलो करता है कितना इजीली ये बनेगा एक मैग्नेट, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे परमेबिलिटी। उससे म्यू से हम डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट है हेनरी पर मीटर। जितनी परमेबिलिटी होगी, जितनी मटेरियल की परमेबिलिटी होगी, वो दैट मीन्स वो जल्दी से जल्दी मैग्नेटाइज होगा, एक मैग्नेट बनेगा, वो उतना जल्दी वो मैग्नेट बनेगा। जितना म्यू ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जल्दी वो मैग्नेट बनेगा। एज सीन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो हम आगे देखेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि वो जल्दी ही मैग्नेट बनता है। अगर हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने रखेंगे, उससे मुतासिर हो गए, जल्दी ही मैग्नेट बन जाएगा। परमेबिलिटी उसी को कहते हैं। इसके बाद है रिलक्टेंस। परमेबिलिटी वर्ड से ही लगता है कि ये परमिशन दे रहा है कि मुझे मैग्नेट बनाओ। रिलक्टेंस दूर से ही वर्ड से लग रहा है कि अपोज कर रहा होगा, आर से डिनोट किया जाता है। रिलक्टेंस मीन्स अपोजिशन, ये अपोजिशन करता है मैग्नेटिक सर्किट को। अगर इसके सामने मैग्नेटिक सर्किट रखा जाएगा, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन्स है वो अगर इसके सामने आएगी, वो उनको अपोज करता है। दैट मीन्स ये बनने नहीं देगा जल्दी उस चीज़ को, मैग्नेट बनने नहीं देगा। सिमिलरली जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जब उसमें करंट पास होती है, रेजिस्टेंस अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। सिमिलरली यहाँ पे रिलक्टेंस भी होता है अपोजिशन टू द मैग्नेटिक सर्किट। अगर इसके सामने मैग्नेटिक सर्किट रखा जाएगा, इसको अपोज करेगा। रिलक्टेंस इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक इन मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। वहाँ पे रेजिस्टेंस अपोजिशन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, यहाँ पे रिलक्टेंस होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। मटेरियल की जिसकी हाई रिलक्टेंस होगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने नहीं देगा, जिसकी लो होगी वो अलो करेगा, ईजिली अलो करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। सो इसके बाद हमारे पास है और एक टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की। मैग्नेट को जब हम डिप करते हैं आयरन फिलिंग्स में, दैट मीन्स आयरन के कील्स में, जो भी आयरन के मेटल पीसेस होते हैं, जब हम मैग्नेट को डिप करेंगे, ये हम जब देखते हैं कि मैग्नेट के एंड्स के ऊपर वो सब स्टक हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा एक नील्स का डब्बा है आपके पास, कीलो का डब्बा पड़ा है, आप उसमें मैग्नेट लगाइए, वो चिपक जाते हैं उसके एंड पे। वो क्यों चिपक जाते हैं? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करता है, एट द एंड्स पे ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद एंड्स पे क्योंकि वहाँ पे पोल्स होते हैं एंड्स पे, वहाँ पे मैग्नेट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, क्यों ज़्यादा एट द एंड पे ही ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये एंड पे ही क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं? वाई? बिकॉज आपको मैंने अभी बोला कि जो पोल्स है वही से स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और मैग्नेटिक फोर्स एक मैग्नेट में पोल्स से स्टार्ट होता है। सो वहाँ पे डेंसिटी होगी फोर्स की ज़्यादा, इसीलिए वो एट द एंड ज़्यादा चिपक जाते हैं रादर देन द मिडल ऑफ मैग्नेट। अगर आपके पास मैग्नेट ऐसा होगा, ज़्यादातर मटेरियल इसके आसपास एंड्स पे, यहाँ पे इसके एंड्स पे वो कीले चिपक जाएगी, यहाँ पे इसके एंड्स पे बीच में नहीं चिपक जाएगी, क्योंकि यहाँ से ही जनरेट होता है मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ से ही जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, यही से जनरेट होता है। सो इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपके पास ये मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको ब्रेक अगर आप करोगे ना, ये फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। दैट मीन्स ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेगा। चाहे आप कुछ भी करो ना, मैग्नेट को छोटे छोटे पीस कर दो, फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही एग्जिस्ट कर जाएगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली हवा में, हमने मैग्नेट को यहाँ पे लटकाया, एक हमने थ्रेड लिया, उसको इस पे बांध दिया इस मैग्नेट पे। अब हमने उसको स्पेस में ऐसे बांध दिया फ्रीली हमने स्पेस में इसको ऐसे बांध दिया। जब हम इसको लटकाएंगे ना फ्रीली, आप देखोगे ये क्या करेगा, ये मैग्नेट इसकी जो पोजीशन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये खुद पोल इसका जो अपना नॉर्थ है, नॉर्थ पोल पॉइंट टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ एज नॉर्थ पोल, एंड द पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ इज नोन एज साउथ पोल। दैट मीन्स कि अर्थ के जो
अंदर होता है वहाँ पे भी एक मैग्नेट होता है, उसका उसके उसके जो पोल्स है ये उसके बराबर आएगा। दैट मीन्स जब हम मैग्नेट को हवा में लटकाएगा, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल नीचे, अगर नॉर्थ पोल नीचे है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट को ऐसे हमने रखा, अब हमने उसको लटकाया, वो नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऐसे, जब ही हम इसको लटकाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली अपनी इस पोजिशन को ये खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके नॉर्थ पोल, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है हमारी अर्थ का, उसके बराबर आएगा, और साउथ पोल उसके बराबर आएगा अपने साउथ पोल के। दैट मीन्स अगर ये अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ से साउथ है, अर्थ के अंदर मैग्नेट अंदर होता है, जियोग्राफिकल मैग्नेट, उसके ही अराउंड ये अपना ये अलाइनमेंट बराबर रखेगा। इसका नॉर्थ की सीध में आएगा, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन में आएगा, साउथ की डायरेक्शन में आएगा। ये है थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक पोल्स, ज़्यादातर पोल्स पे ही मैग्नेट जो है पोल्स पे ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाता है। दूसरा, ये मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज पेयर्स में एग्जिस्ट होता है। तीसरा, मैग्नेट जब सस्पेंड हवा में करेंगे, इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के सिद्ध में आएगा, दैट मीन्स की डायरेक्शन में आएगा। फिर चौथा पॉइंट है, ये हमने पढ़ा वहाँ पे, लाइक पोल्स रिपेल, नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स दैट मीन्स नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद और एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स इज ग्रेटर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैग्नेट इज लेसर। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, और यहाँ पे और एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के दरमियान कम होगा, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना फोर्स ज़्यादा होगा। यही ये पॉइंट नंबर 4 बोलता है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स कब ग्रेटर होगा, जब डिस्टेंस कम होगी, जब डिस्टेंस कम होगी, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तब मैग्नेटिक फोर्स उस टाइम कम होगा। सो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल आर सबस्टेंसेस, वो सबस्टेंस जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड अगर उनके सामने रखा जाएगा मैग्नेट वो उसको रेस्पॉन्स करते हैं। एंड हैव अ प्रॉपर्टी दैट एनेबल्स देम, उनके पास मैग्नेटिक मटेरियल के पास प्रॉपर्टी होती है, जब भी उनके सामने मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाता है, वो तो या खुद मैग्नेटाइज होते हैं या उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के पास वो प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, properties of magnetic material depends on their atomic structure and alignment of magnetic domains। ये डिपेंड करती है जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन चाहे रिपल्शन और मैग्नेटाइज होने की, ये डिपेंड करेगी अलाइनमेंट, जो मैग्नेटिक डोमेन्स का अलाइनमेंट है, और मैग्नेट एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उस मैग्नेट का। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, ये पता ही होगा आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 3 यूनिट्स आते हैं, दैट मीन्स ये 3 कंपोनेंट। मैग्नेटिक डोमेन्स, एक मैग्नेट जो होता है इसके अंदर स्मॉल डोमेन्स इन एरोज से बने होते हैं, ऐसे उनकी शेप होती है एरोज। एक मैग्नेट में अंदर डोमेन्स होते हैं, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। जस्ट ए सेकंड में थोड़ा बड़े बनाऊंगा। ये एक मैग्नेट है, इसके अंदर स्मॉल डोमेन्स ऐसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेट की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी इनकी पोजीशन और अलाइनमेंट कैसे इन डोमेन्स की, उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास 3 किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल जो अक्सर पूछे जाते हैं हमें एग्जाम्स में। सो पहला जो है, नंबर फर्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये कौन सा टाइप का मटेरियल है, ये एक ऐसा किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल है जब इसके सामने हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड, इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड। व्हाट डज दैट मीन, कि ये एक ऐसा किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल है जब हम इसके सामने कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाए, ये जल्द ही कन्वर्ट खुद भी हो जाता है मैग्नेट में। दैट मीन्स परमेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। मैंने आपको अभी ऊपर टर्म दिखाई थी परमेबिलिटी म्यू से डिनोट की जाती है। दैट मीन्स कितना अलो करेगा कोई चीज़ मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, जितना अलोवेंस देगा वो। दैट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनकी म्यू ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ये जल्दी ही मैग्नेट बन जाते हैं अगर इनके सामने हम मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, कोई और मैग्नेट लाएंगे, उसका फील्ड रखेंगे, उसमें रखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम उस मटेरियल जो इसके सामने हमने मैग्नेटिक फील्ड लाया था, अगर ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसके अराउंड फील्ड है। अब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाया, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब इसके फील्ड में अंदर जाएगा ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट में। अब जब हम इस मैग्नेट को, ये वाला जो मैग्नेट है, ये इसको रिमूव करेंगे, रखेंगे इधर, ये जो मैग्नेट बना था ना, जो ये फेरोमैग्नेट मटेरियल है, ये जो मटेरियल है इसमें अभी भी मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट होगा और ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। जब हम इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, ये एक रिटेन करता है वो मैग्नेटिज्म और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन, निकल, कोबाल्ट और सर्टन कुछ एलाइज है हमारे पास जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं। जब उनके सामने हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, ट्राई करना कभी मैग्नेट लाना आयरन के सामने, उसको
मैग्नेट के सामने आप रख लेना, ये खुद बन जाएगा मैग्नेट। और इवन आफ्टर रिमूवल, जब आप मैग्नेट को रिमूव करोगे, इस फील्ड को रिमूव करोगे आयरन के सामने, ये फिर भी आयरन खुद भी मैग्नेट बन जाएगा। इसके बाद है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ये मटेरियल्स दैट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट रिटेन मैग्नेटाइजेशन वंस इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। व्हाट डज दैट मीन? कि ये ऐसा किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल है, जब हम इसे मैग्नेट के सामने रखते हैं, मैग्नेटाइज होता है बट वीकली होता है, ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट नहीं बनता है। और जब ही हम रिमूव करेंगे ना उस फील्ड को, जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा था, जब हम एक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भी एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स में रखा था, सिमिलरली जब पैरामैग्नेट को रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट जब हम इस फील्ड को रिमूव करेंगे, ये भी इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और वीकली होता है। एग्जांपल एल्युमिनियम, प्लैटिनम और कुछ मेटल अलॉयज होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं। इसके बाद है डायामैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज डायामैग्नेटिक मटेरियल? मटेरियल दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपने देखा अट्रैक्ट कर रहा था इनको वीकली, मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट कर रहा था, फेरो को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके मैग्नेट बना रहा था। अब यहाँ पे डायामैग्नेट को वीकली रिपल कर रहा है, दूर भेज रहा है अपने से, और डज नॉट रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। दैट मीन्स कि जब हम इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस मटेरियल को गिवन मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखेंगे, ये इसको रिपल करेगा बट थोड़ा मैग्नेटिज्म इसमें रखेगा तब तक जब तक ये फील्ड इसके पास है। जो ही ये फील्ड रिमूव हो जाएगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की खत्म हो जाएगी। हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बिस्मथ एंड वाटर, ये इसकी 3 एग्जाम्पल्स है। सो आपने, अब हम इसको नेट सम में बोलेंगे, हमारे पास 3 किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल है। एक है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने रखते हैं, और ये रिटेन करता है मैग्नेटिज्म को इवन आफ्टर जब हम इसके पास ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा पैरामैग्नेटिक, वो मटेरियल जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरह, जो उसको हम जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। और डायामैग्नेटिक में इसके इन पहले 2 के रिवर्स में उल्टा केस है कि ये रिपल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और इसकी प्रॉपर्टी कम टाइम तक रहेगी जब तक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इसके आसपास है। सो इससे कंप्लीट होता है फर्स्ट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अब देखेंगे कितने लेक्चर्स लगेंगे। लेक्चर्स लेट आ रहे हैं इसी बिकॉज ऑफ द रीज़न मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बीमार हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, और मटेरियल कलेक्ट करने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि 5-6 बुक्स को पहले आपको देखना पड़ रहा है, फिर तब जाके कुछ कंसाइज और सिंपल वे में मटेरियल को बनाना पड़ता है, और उस टू द पॉइंट में मटेरियल ला रहा हूँ। अगर मैं ओपनली इंजीनियरिंग टाइप का पूरा मटेरियल लाऊंगा तो आपको कोई पॉइंट ही समझ नहीं आएगा, इतनी डीप टर्म्स है, इतनी कैलकुलेशन है। मैं चाहता हूं कि कम से कम आप वहां पे अगर 40 मार्क्स है टेलीकम्युनिकेशन में, आप कम से कम 30 मार्क्स टच कर पाओ, 30 आपके आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। टाइम कम था हमारे लिए इस सिलेबस को कवर करने में। कम से कम इन 4 चैप्टर्स को अगर हम टॉपिक वाइज डीपली पढ़ते तो 2-3 महीने कहीं नहीं गए होंगे। तो इसलिए अब इतने टाइम में इसको कंसाइज करके मटेरियल को विद इन शॉर्ट स्टिपुलेटेड टाइम आप तक पहुंचाने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। अब 1-2 दिन के बाद दूसरा लेक्चर आएगा, उससे कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, फिर और एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट मटेरियल मैंने कंपाइल करके रखा है, उसको भी कम टाइम लगेगा। तो फिर लास्ट चैप्टर जो थर्ड रहेगा हमारा, वो हमने ऑलरेडी हाफ पार्ट उसका कंप्लीट किया, उसमें कुछ ही कंसेप्ट है, वो डेफिनीशन है, डायरेक्टली इन्वर्टर, SMP, उसके वहाँ पे हमें मोबाइल हैंड ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्निक्स पढ़नी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो, ये इससे इजी है वो चीज़ें। सो होपफुली अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।